करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हमने इससे पहले चर्चा किया था नेपोलियन के बारे में। आपको पता होगा नेपोलियन आस पड़ोस के राज्य को जीत रहा था। जीतने के बाद उसकी एक हार होती है, जिस हार का परिणाम एक संधि के रूप में हम देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी घटना कब कब घटी है, क्योंकि फ्रांस में और हम जो यूरोप के राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई थी और बहुत सारे देशों का एकीकरण हुआ था। तो चलिए इस वीडियो को आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी घटना किस किस टाइम पर हुई है। तो चलिए पहले टाइमलाइन देख लीजिए। टाइमलाइन क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है किसी भी घटना को पढ़ने के लिए। तो हम जब पहले देखते हैं, क्रांति की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं यूरोप में 1789 से होती है, जहां पर हम पहली बार फ्रांस की क्रांति देखते हैं। फ्रांस की क्रांति देखेंगे क्योंकि फ्रांस की क्रांति ही उदारवाद और आपको पता होगा दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना करती है। फिर हम देखिए क्या कर देखते हैं कि फिर 1804 से लेकर 1815 तक नेपोलियन फ्रांस की गद्दी बैठ जाता है। हम देखते हैं नेपोलियन का काल, और ये काल फ्रांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें उसकी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होती है। उसके बाद हम नेपोलियन का काल, क्योंकि इसी काल में बहुत सारी घटना घटने वाली है। फिर हम 1804 से 1815 के बीच में देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1815 में वियना की संधि होती है, और इसी वियना की संधि एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। आपको हम बता दें कि जो ये वियना की संधि होती है, ये वियना की संधि 1815 में होती है, कि पीछे 4 देशों का हाथ रहता है। सबसे पहली बात करें प्रसिया। आपको बता दें जर्मनी का सबसे इंपॉर्टेंट राज्य रहता है जो कि पावरफुल रहता है। इसको कभी कभी प्रूसिया भी कह देते हैं। प्रसिया, रूस या रसिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ये ऐसे राज्य हैं जो कि इस संधि को करवाने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी वियना की संधि जो है प्रसिया, रूस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया द्वारा करवा दी जाती है। इसमें कहा जाता है कि फ्रांस के आसपास की, जिस मान लीजिए फ्रांस देश है, तो पहले जो नेपोलियन ने इस फ्रांस को खूब बड़ा कर दिया था, खूब विस्तार कर दिया था। अब उनका कहना है कि जो इसके आसपास के बॉर्डर के देश हैं, अब उनमें क्या है, कुछ स्वतंत्र राष्ट्र अपने आप को घोषित कर सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ स्वतंत्र राष्ट्रों का अस्तित्व जो है यहाँ से शुरू हो, और जो हम यहाँ क्षेत्र विस्तार देख रहे थे, क्षेत्र विस्तार हो रहा है। फिर हम देखते क्या है कि कहीं ना कहीं जो फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो लोग संधि करवाते हैं, वियना की संधि होती है, इसमें हम देखते हैं कि फिर से हम एक बार बोर्बन राजवंश जो था वहाँ का, हम देखते हैं फिर से उसकी स्थापना हो जाती है। यानी फ्रांस में फिर से एक बार रूढ़िवादिता आ जाती है। यानी रूढ़िवादी प्रवृत्ति फ्रांस में खत्म नहीं हो रही थी। और एक बार हम देखते हैं फिर से जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी लोग ये क्या होते हैं, पीछे की ओर हट जाते हैं। देखिए रीजन ये है कि अब जहां जहां रूढ़िवादी होगा, देखिए मेन रीजन ये भी है कि जहां जहां रूढ़िवादी होगा वहां वहां उदारवाद का कैसे फैलेगा, क्योंकि पता है कि जहां जब राजा आ जाएगा तो राजा जो होगा लोकतंत्र को खत्म कर देगा, यानी जनता के अधिकारों को खत्म कर देगा, जनता की स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर देखिए हम जो फ्रांस का देख रहे हैं कि नेपोलियन एक टाइम में उसका सितारा अपने चरम पे था, फिर अचानक क्या होता है वो डिक्लाइन कर जाता है। मतलब एक इंसान की जिंदगी में वो कितना संघर्ष कर रहा था। अगर देखा जाए फ्रांस देश, तो फ्रांस देश जो है आप देख रहे हैं उसका टाइमलाइन, वो कितने संघर्षों से गुजर रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट घटना है विश्व के इतिहास के लिए, क्योंकि विश्व के इतिहास में फ्रांस जैसा कोई देश आज तक बना ही नहीं जो कितना संघर्ष किया हो। क्योंकि आपको पता है बार बार राजा बदल जा रहा है, राजा बदलने के बाद सत्ता परिवर्तन हो जा रहा है, जनता के पास अधिकार नहीं है, जो छोटे जनता है वो भाई किसी काम की नहीं है। और वैसे भी अगर कहा जाए तो हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं फ्रांस का, ये फ्रांस के देश के अंदर का इतिहास है। क्योंकि फ्रांस आपको पता होगा हमारे इंडिया में भी आया था, अभी आप पढ़ेंगे आगे के लेसन में तो आप देखेंगे इंडिया में भी इनका कहीं ना कहीं आधिपत्य था। इंडिया पे भी ये शासन करने की कोशिश कर रहे थे पर ये हार गए। और इनकी जो हार होती है ये कहीं ना कहीं नेपोलियन के तो काल में होती है। जो आप देख रहे हैं वाटरलूम की संधि, वाटरलूम में हो रही है ये संधि, वियना की संधि वाटरलूम में हुई थी। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो आप रूढ़िवाद उदारवाद देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो रूढ़िवादी कंट्री आज भी एग्जिस्ट करती हैं और उदारवाद कंट्री आज भी एग्जिस्ट करती है। पर अगर कहा जाए तो इंडिया हमारा बहुत बेटर है, क्योंकि आपको बता दें कि इंडिया में आप सब कुछ कर सकते हो। इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस भी है, तो इंडिया में आपको आज़ादी भी है, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। पर वहीं दुनिया के और कंट्रीज में जाओगे ना तो आपको कहीं ना कहीं आज़ादी छीन जाएगी, या आप अपने कल्चर से बड़ा दूर हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए, लोगों को इज्जत करना चाहिए। पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इज्जत नहीं करते अपने देश की। तो देखो देश की इज्जत करो, क्योंकि अगर देखो आज तुम देख रहे हो कि ये सब चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर ये है
कि भाई इंडिया में जब तुम रहते हो तो तुम्हें कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, तो कहीं न कहीं तुम्हें लिबर्टी मिल रहा है। अब तुम्हें पूरी तरीके से तो लिबर्टी दी नहीं जाएगी। अगर तुम्हें पूरी लिबर्टी दे दी गई, यानी पूरी आज़ादी दे दी गई, तो कहीं न कहीं तुम बर्बाद हो जाओगे। भाई तुम्हारी जो मर्ज़ी आएगा, तुम किसी कत्ल करोगे, किसी को मार दो, किसी का मर्डर कर दोगे। तो भैया हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो आज हमारा देश भारत है, बड़ा अच्छा भारत है। क्योंकि इसके लिए जो रूढ़िवाद और उदारवाद है ना, इसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। अब ये आप पढ़ेंगे इस वीडियो के अंतर्गत।